इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए, 3 पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट होगा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ऐसे सेल को कहते हैं गैल्वेनिक सेल, या फिर इसको इसका एक टाइप होता है वोल्टाइक सेल। सो रेडॉक्स सेल भी कहते हैं इसको, बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो रेडॉक्स रिएक्शन की यूज से हो रहा है। देन सेकेंड पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस होगा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट, और इसको आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के फॉर्म में भी। एंड द थर्ड पार्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। सॉल्यूशन के अंदर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस तरीके से होगा उसके बारे में बात करेंगे। नाउ एक टर्म जो बहुत कॉमनली यहाँ पे यूज किया जा रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ब्रॉड टर्म है जो यूज किया जाता है ऐसे सेल्स के लिए जो केमिकल एनर्जी को या तो कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दें केमिकल एनर्जी। यहां से आप यहां भी इलेक्ट्रिक केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कन्वर्ट कर रहा है? गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देन इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि एक सेल होगा जिसके अंदर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं जब आप, तो सॉल्यूशन के अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूट जाता है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर में NaCl है, तो Na+ और Cl- दो आयंस हैं, Na+ एक इलेक्ट्रोड की तरफ, Cl- दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। तो सॉल्यूशन के अंदर में डिसोसिएशन हुआ, यानी कि एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके या इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक और सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, बैटरी ऑफ मोबाइल्स। मोबाइल्स की जो बैटरी है इसको जब आप चार्ज कर रहे हो, या ऐसे समझो जब आप यूज कर रहे हो बैटरी को, जब आप अपना फोन यूज कर रहे हो तो फोन का बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज होने पे हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि केमिकल एनर्जी जो केमिकल्स है बैटरी के अंदर में वो कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके आपका फोन चल रहा है। तो जब डिस्चार्जिंग हो रहा है तब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स एक्ट कर रहा है रेडॉक्स सेल की तरफ। इसका उल्टा, जब आपका फोन डिस्चार्ज होने लगा तो आपने क्या किया कि इसको चार्जर से कनेक्ट कर दिया। तो जब आपने चार्जर से कनेक्ट किया तो अब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी अंदर जा रही है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी अंदर जा रही है, और इसके अंदर में बाहर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल्स को वापस से चेंज कर रही है, और एनर्जी स्टोर हो रहा है बैटरी के अंदर में। तो सेम बैटरी जब डिस्चार्जिंग हो रही थी तो वो एक गैल्वेनिक सेल का टाइप था, और जब आप चार्जिंग में लगा दे रहे हो तब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने लगता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करने लगता है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल होंगे जो केमिकल एनर्जी को या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, ये इंटरचेंज कर सकता हो। ऐसा जो सेल होगा उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। नाउ एक सिंपल सा रिएक्शन अगर हम इसके लिए देखना चाहें, सो नोट कीजिए यहां तक। नोट कर लिया हमने।
बोलो, हो गया? तो एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए और सारा कुछ यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स से मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का CuSO4 एक्वस। देन इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डिप कर दिया हमने, एक रॉड डिप कर दिया हमने जिंक का। अब इस जिंक के रॉड का कॉपर सल्फेट के साथ क्या रिएक्शन होगा ये तो हम जानते थे। रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट टू गिव ZnSO4 प्लस कॉपर, और जो कॉपर है वो यहां नीचे रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ये तो ओवरऑल रिएक्शन हुई, और जब ये रिएक्शन होगी इस सेल के अंदर में तो हीट प्रोड्यूस होगा, थोड़ा सा हीट इज प्रोड्यूस्ड। अब इस रिएक्शन को थोड़ा हम अलग अलग करके देखते हैं। वैसे यहां से भी देखा जा सकता था, जिंक जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ZnSO4 में जिंक +2 स्टेट में आ गया, कॉपर सल्फेट में कॉपर जो कि +2 स्टेट में था वो जीरो में जा रहा है। दैट सिंपली मीन्स कॉपर +2 से जीरो में जा रहा है, इसका मतलब ये एक रिडक्शन का टाइप है। जिंक जीरो से +2 में जा रहा है, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हम ये जानते थे कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर और दोनों को अलग अलग अगर आप करके देखें तो हुआ दरअसल ये है कि जिंक जो कि मेटल का रॉड था वो बनाता है जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करता है। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, इसको बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या हुआ, यहां से जिंक जो कि मेटल की रॉड में था वो कन्वर्ट हुआ जिंक +2 में और वो सॉल्यूशन में आने लगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जिंक ने रिलीज किए, कॉपर के आयन जो कि कॉपर सल्फेट के फॉर्म में थे CuSO4 में, इन कॉपर +2 आयन ने इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और बना लिया कॉपर। ओवरऑल अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिविंग जिंक +2 प्लस कॉपर। सो ये जो इलेक्ट्रॉन आपने देखे यहां, हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस ये होने वाला है कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे जो डायरेक्टली यहां जिंक से जिंक +2 बना और कॉपर +2 ने उन 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक से जिंक +2 बनने पे जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, कॉपर +2 ने वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना लिया। ये जो डायरेक्टली प्रोसेस हो रहा था, इस प्रोसेस को हम किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स को एक वायर के थ्रू निकाल के अपने सर्किट में यूज कर लें। सो हम बस ये चाहते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया ये हमारे सर्किट से होके जाए जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले। नोट कीजिए यहां तक। अब किस तरीके से ये होगा उसके बारे में बात करते हैं। कर लिया नोट? नाउ अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में डिप करें
तो दो तरीके की टेंडेंसीज देखने को मिल सकती है, लिख लीजिएगा। व्हेन एवर अ मेटल रॉड is placed in contact with its salt solution or with its ions, following two tendencies are observed. पहला, सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर का मतलब होता है डी इलेक्ट्रोनेशन। एंड सेकेंड इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज इलेक्ट्रोनेशन। तो दो तरीके की टेंडेंसीज देखने को मिल सकती हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हम लोग ने तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, उससे कोई लेना देना इसका नहीं है, ये बस नाम है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। आप इलेक्ट्रोनेशन याद रखेंगे तब भी चलेगा। सो या तो इलेक्ट्रॉन्स आपके मेटल रॉड से हटेंगे, निकलेंगे बाहर, उसको कह रहे हैं डी इलेक्ट्रोनेशन, या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे मेटल रॉड पे, तो वो होगा इलेक्ट्रोनेशन। तो दो तरीके की टेंडेंसीज जनरली देखने को मिल सकती है। एक एक करके हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन प्रेशर के बारे में। केस 1, सॉल्यूशन प्रेशर। ओके, देखो इसमें for some metal, the atom from neutral rod will move into solution in the form of ions, leaving behind electrons on the rod। कह यहाँ ये रहे हैं हम कि हुआ ये कि मेटल में क्या हुआ कि जो न्यूट्रल मेटल के एटम थे रॉड के ऊपर, वो आयंस के फॉर्म में बाहर निकल गए और इलेक्ट्रॉन्स रॉड के ऊपर छोड़ गए। तो अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देख लें एक बार, सो मेटल का रॉड था M, और हमने इसके ही सॉल्यूशन में इसको डिप कर दिया, यानी इसके ही आयंस के सॉल्यूशन में, यानी कि एक इसका आयनिक फॉर्म था M+N लेट से। तो जैसे कॉपर था, कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर +2 आयन में डिप कर दिया इस जैसा, या जिंक था तो जिंक +2 आयन में डिप कर दिया। अब वो जिंक +2 कैसे कैसे होता है, जिंक सल्फेट हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है, अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। कुल मिला के आपको समझना है कि आयन जो है वो मेटल का ही होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर में। तो अब क्योंकि मैंने सॉल्यूशन प्रेशर की बात की है, तो यहाँ पे होगा ये कि मेटल जो है वो आयनिक फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो मेटल जो सॉलिड था वो गया M+N के फॉर्म में, और N इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो गए। ऑब्वियसली दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, M से M+N और M+N वापस आके M पे लग सकता है। तो जब ये M+N के फॉर्म में बाहर निकला एक्वस फॉर्म में, तो N इलेक्ट्रॉन ये अपने पीछे छूट जाएगा मेटल रॉड के ऊपर में, मेटल M के ऊपर में। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, दिस टेंडेंसी is called solution pressure। दूसरा, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्योंकि सॉल्यूशन में M+N बढ़ रहा है, M+N ऐड हो रहे हैं, सो इन सॉल्यूशन concentration of M+N ion will increase। अच्छा, रॉड के ऊपर चार्ज कैसा डेवलप होगा बताओ जल्दी से। M+N के फॉर्म में बाहर निकल गया सॉल्यूशन में, N इलेक्ट्रॉन छूट गया,
रॉड के ऊपर में, तो कैसा चार्ज डेवलप होगा रॉड पे। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और इस वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो वी कैन राइट ऑन रॉड नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। रॉड पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। अब एक चीज आपको तो समझ में आ ही रही होगी, और नहीं आ रही है तो आना चाहिए, कि m से m प्लस n बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा और पूरा का पूरा मेटल आयन में डिजॉल्व होगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं। m से m प्लस n बनता जाएगा और n इलेक्ट्रॉन रिमूव निकलते जाएंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि ये जो सॉल्यूशन में m प्लस n है वो इतने ज्यादा हो जाएंगे और रॉड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो अपोजिट चार्जेस वापस अट्रैक्ट करेंगे और ये वापस से m बनने लगेगा। तो एक पॉइंट पे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा मेटल और m प्लस n के बीच में। तो इस पॉइंट को हम यहां नोट कर लेंगे। दिस प्रोसेस will not take place infinitely or for infinite time, because after some time sufficient negative charge will develop on electrode, that is the rod, and will attract extra m plus n ions from the solution, and the rate of deposition of the ions on the metal rod becomes equal to rate of dissociation of the metal atom into the solution। ये नोट लगा के लिखिएगा इस पॉइंट को, कि अनंत समय तक नहीं चलने वाला है। एक टाइम आएगा जब मेटल पे इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा मेटल रॉड पे, और सॉल्यूशन में इतना प्लस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि ये वापस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, और फिर ये रिवर्स में भी शुरू हो जाएगा। यानी कि एक टाइम आएगा जिसके बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। सो फॉर एग्जाम्पल, zinc rod placed in contact with ZnSO4, or it can be ZnCl2 or ZnNO3 twice। तो एक टाइम के बाद सॉल्यूशन में इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तीनों तरफ से, और मेटल के ऊपर में आप देखें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन अपना जो था वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो मेटल का रॉड था वो हो गया एक्स्ट्रा नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्जेस का चार्ज सेपरेशन है यहाँ पे, और इस चार्ज सेपरेशन की वजह से
एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा यहाँ पे। लिखो, because of this charge separation, there will be potential difference between the metal rod and its solution, which is called electrode potential, and the metal rod in contact with its salt solution is called electrode. ये अभी सब मैं बता चुका हूं, वापस से लिखा रहा हूं बस मैं। तो ये जो आप टेंडेंसी देख रहे हैं ना कि सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और मेटल पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये टेंडेंसी होती है हमारे एनोड इलेक्ट्रोड की। लिख लीजिए, द अबव टाइप इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। तो एनोड में हो क्या रहा है, देखिए एनोड में ये हो रहा है कि सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस वजह से मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर सॉल्यूशन में आ रहे हैं और सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, मेटल नेगेटिव चार्ज हो रहा है। देन नेगेटिव हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे दैट एनोड विल बी ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी पॉइंट इसको खास करके हमको समझना होगा वो ये है कि ऑक्सीडेशन will take place at anode। ये आप रट लो इसको, ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन विल टेक प्लेस एट कैथोड। ये आपको याद है तो आपका आधा समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस एट एनोड, जैसे कि हमारा मेटल जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुए, तो जिंक से जिंक +2 में जा रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पे। एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम कि एनोड का काम क्या था, तो एनोड नेगेटिवली चार्ज था, इस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए तो इलेक्ट्रॉन सर्किट में भेजेगा। सो वी कैन राइट एनोड विल बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन and it will send electrons into outer circuit. Anode will be the source of electron and it will send electron to the outer circuit. एक चीज याद रखो कि यहां पे मैं जिंक से जिंक +2 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जिंक हमेशा जिंक +2 इलेक्ट्रॉन ही बनाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि इसका उल्टा हो रहा हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपका एक एनोड है और एक कैथोड है, इसमें से कौन कैथोड की तरह एक्ट करेगा और कौन एनोड की तरह एक्ट करेगा, ये डिसाइड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे। उस पे आगे आएंगे, फिलहाल आप बस इतना समझिए कि अगर सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर है तो एनोड होगा। और सबसे जरूरी चीज जो आपको याद होनी चाहिए वो है ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस एट एनोड। इसका मतलब मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा यहाँ पे, तो वो मेटल जिसमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो हमारा एनोड की तरह एक्ट करेगा।
नोट कर लिया हमने यहां तक। देन लिखिए केस 2, केस सेकंड, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है? ये हम पाई इक्वल टू सीआरटी या पाई इक्वल टू आईसीआरटी की बात नहीं कर रहे, हम सेल के अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर का यहां मतलब ये होता है टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन to get deposited on metal rod. The tendency of metal ion to get deposited on metal rod. So यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कार्यक्रम कि आपका सॉल्यूशन और इसके अंदर आपने डिप कर दिया मेटल रॉड। तो अब सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा हूं मैं, टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन टू गेट डिपॉजिटेड ऑन द मेटल रॉड। तो मेटल आयन जो थे यहां पे हम कहते हैं M+N, तो M+N मेटल पे आके डिपॉजिट होंगे। कैसे डिपॉजिट हो सकते हैं मेटल आयन मेटल पे? वो ऐसे होगा कि M+N को अगर N इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये बना लेता है M, और ये इसका रिवर्स भी, मतलब एक टाइम पे इक्विलिब्रियम तो आएगा ही, इक्विलिब्रियम आने के बाद फिर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे मेटल से M+N नहीं बन रहा, यहां M+N मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल रॉड बना रहा है। तो जो सॉल्यूशन के अंदर में आयन थे वो मेटल पे जाके चिपकना शुरू होंगे। अब जब ये चिपकना शुरू होंगे तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा बिकॉज +N बढ़ रहा है। ओके, और सॉल्यूशन जो है इसमें सिर्फ M+N तो है नहीं, जैसे ये मान लो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर +2 है और SO4 है, तो कॉपर +2 तो जाके चिपकने लगा रॉड से, लेकिन SO4 तो अभी भी बरकरार है सॉल्यूशन में, और उसकी वजह से आपका सॉल्यूशन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो यहां कार्यक्रम थोड़ा हो गया अब उल्टा, और यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? अब फाइनली आप ये कह सकते हो दैट सॉल्यूशन इज एक्स्ट्रा नेगेटिवली चार्ज्ड, और मेटल पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जमा हो चुका है। तो अगर मैं अलग से बना के बताऊं तो मेटल के ऊपर में आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा हर जगह, और उसके चारों तरफ सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज। तो आपका सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो गया और मेटल रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पे भी डेवलप होगा। तो यहां हुआ ये कि आप ये कह सकते हो इन दिस सॉल्यूशन, इन दिस ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है सॉल्यूशन प्रेशर से। सॉल्यूशन प्रेशर क्या था? इलेक्ट्रॉन मेटल से रिमूव होके बनते, यहां उसका उल्टा हो रहा है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि मेटल +N आयन से मेटल बन रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर विल डोमिनेट या बिकम ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर। इस केस में कैथोड के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आप लिख सकते हैं कैथोड विल बी ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो याद रखना है वो है रिडक्शन विल टेक प्लेस एट कैथोड। और आप एक एग्जांपल से लिख सकते हैं यहां, जैसे कि कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा कॉपर सॉलिड। अब आप पूछोगे 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? तो ये सर्किट से आ रहे होंगे, बाहर से कहीं से कनेक्टेड होगा। तो अगर बाहर कहीं से कनेक्टेड है तो वो इलेक्ट्रॉन का आ रहे हैं इसके अंदर में, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करता जा रहा है। कौन? जो आयन है, और मेटल पे जमा होता जाएगा। तो मेटल का जो है वो जमा होता जाएगा तो धीरे धीरे थिकनेस बढ़ने लगेगा, और सॉल्यूशन के अंदर में क्या होगा? M+N कम होता जाएगा और सिर्फ एनायन बढ़ता चला जाएगा, यानी सॉल्यूशन के अंदर में M+N कम होता जा रहा है और मेटल रॉड की थिकनेस बढ़ती जा रही है। जबकि इसके पहले वाले केस में, एनोड वाले केस में, मेटल जो था वो सॉल्यूशन में जाता जा रहा था, यानी मेटल धीरे धीरे घुलता चला जा रहा है, और डिसॉल्व होने की वजह से मेटल का थिकनेस धीरे धीरे कम होने लगेगा।
जबकि यहां पे मेटल जमा हो रहा है रॉड के ऊपर में, तो थिकनेस बढ़ रहा है। अगला पॉइंट लिखो, यहां तक नोट करो। देखो, कैथोड विल कंज्यूम और gain electron from the outer circuit. एक नोट लिखते चलिए, इलेक्ट्रोड for which osmotic pressure will become equal to the solution pressure, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं नल इलेक्ट्रोड्स और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। null electrodes or inert electrodes, for example platinum electrode is a null electrode. हो गया यहां तक? हो गया, आगे बढ़े। ओके, लिखिए इसके आगे गैल्वेनिक सेल। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम। ये एक इलेक्ट्रोड है देखिए, और उसको मैंने सॉल्यूशन में डिप किया है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं। देखो, जिंक मेटल है और सॉल्यूशन यहाँ पे, लेट से आप जिंक का कोई भी आयन ले सकते थे, हमने ले लिया लेट से जिंक सल्फेट, एक्वस जिंक मेटल सॉलिड।
और दूसरी तरफ है हमारे पास, दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर सॉलिड, एंड सॉल्यूशन है यहां पे देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपने एक सर्किट बना दिया और इसे कनेक्ट कर दिया इधर से। अब ये ग्लो तो कर रहा है स्टार्टिंग में, थोड़ी देर में जलना बंद हो जाएगा, और हम अगर चाहते हैं कि ये कंटिन्यूसली ग्लो करता रहे, बैटरी अपनी चलती रहे, तो आपको इसको कनेक्ट करना होगा एक सेकंड पोजीशन से। आप ये जानते हैं कि सर्किट्स आर ऑलवेज क्लोज्ड, ओपन सर्किट में कभी नहीं हो सकता। तो आप देखिए अगर मैं दूसरी तरफ से कनेक्ट नहीं करता तो ये एक ओपन सर्किट का केस हो जाएगा, थोड़ी देर तक चलेगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोड्स के ऊपर में चार्जेस डेवलप होने लगेंगे और सॉल्यूशन पे चार्जेस आएगा, ये काम करना बंद हो जाएगा। तो क्योंकि सॉल्यूशन पे चार्जेस डेवलप ना हो इतनी ज्यादा, इसलिए इसको कनेक्ट कर दिया हमने। एक यू शेप्ड ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब है, प्लास्टिक का बना है लेट से, और इसके अंदर में एक सॉल्ट भरा हुआ है। इसका नाम लिख लीजिएगा, ये है सॉल्ट ब्रिज। ये एक ब्रिज है सॉल्ट से भरा हुआ। जनरली जो सॉल्ट लेते हैं वो है KCl, पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट हमने लिया है। अब होगा दरअसल ये कि जिंक मेटल की टेंडेंसी थी, मिनट, हाँ, जिंक मेटल की टेंडेंसी क्या थी? इसकी टेंडेंसी ये थी कि ये जिंक से Zn+2 बनना चाहता था और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता था। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, और जैसे ही ये बल्ब से पास होंगे ये बल्ब ग्लो होना शुरू हो गया, ये जलना शुरू हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन इधर से निकलते निकलते आगे कॉपर पे। अब सेकेंड वाला जो इलेक्ट्रोड है, इसकी टेंडेंसी क्या थी देखिए, कॉपर +2 जो था वो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आए ऊपर से, इसको गेन करके कॉपर बनाना चाहता था। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि इस सॉल्यूशन के अंदर में जिंक जो था वो Zn+2 बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी जगह ये हो रहा है कि कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन के रॉड पे चिपकता चला जा रहा है। देखो ध्यान रखो, जैसे जैसे जिंक निकलता जाएगा मेटल की थिकनेस यहाँ कम होती जाएगी, और जैसे जैसे कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर का थिकनेस बढ़ता जाएगा। अब कौन कैथोड है कौन एनोड है डिसाइड करने का तरीका मैंने बताया था। जहां रिडक्शन होगा उसको कहेंगे कैथोड, और ये जो डब्बा है, ये जो कंपार्टमेंट है, इसको कहते हैं कैथोडिक कंपार्टमेंट। जबकि दूसरी तरफ हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोडिक कंपार्टमेंट में। So zinc here is the anode and copper here is acting as a cathode. अब सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है देखिए, जैसे ही एनोडिक कंपार्टमेंट में Zn+2 आयन बढ़ने लगेंगे तो ये डब्बा जो है, यानी ये सॉल्यूशन जो है इस वेसल के अंदर में, वो सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। अब उस पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा तो एक टाइम के बाद सेल काम करना बंद कर देगा, वो नहीं चाहते हम लोग। तो सॉल्ट ब्रिज में से पॉजिटिव आयन को कम करने के लिए, नेगेटिव आयन यहां से फ्लो होना शुरू होगा। तो KCl में क्या होगा, K+Cl-, और Cl- जो है वो मूव करना शुरू होगा एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ। दूसरे सॉल्यूशन में जो कि कैथोडिक कंपार्टमेंट था, कॉपर +2 जो था वो कॉपर बन गया, लेकिन सॉल्यूशन में तो सल्फेट आयन बच गया। तो अपना कैथोडिक कंपार्टमेंट नेगेटिवली चार्ज होने लग रहा है, और हम नहीं चाहते कि इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो ज्यादा, अदरवाइज सेल का वर्किंग खत्म हो जाएगा। तो हमने सॉल्ट ब्रिज के अंदर में से K+ जो है वो मूव करना शुरू कर देता है इन कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो सॉल्ट ब्रिज आयंस के फ्लो करने, ये एक यू ट्यूब जो है, इस ट्यूब के अंदर में देखिए जेलेटिन भरा हुआ होता है, और जेलेटिन के अंदर में फिर वो सॉल्ट भरा हुआ होता है। तो जिससे वो जेलेटिन और अगर पाउडर जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेट जैसा, आगे मैं लिखाऊंगा। तो उसके थ्रू आयंस फ्लो हो सकते हैं। तो आयंस अपोजिट चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एनोडिक कंपार्टमेंट पॉजिटिव चार्ज हो रहा था तो Cl- मूव करने लगा उसकी तरफ, जबकि कैथोडिक कंपार्टमेंट नेगेटिवली चार्ज होने लगा था, इस वजह से K+
कैथोडिक कंपार्टमेंट में मूव करने लगा। अब दो तीन चीजें जो बहुत आसानी से देखने को मिल सकती हैं, बहुत ही बेसिक है लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये कई बार, कि बताओ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो हो रहा है और करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ या कैथोड से एनोड की तरफ। बहुत ही बेसिक सवाल है बट इंपॉर्टेंट भी है। तो बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो आंसर क्या आ रहा है बताओ? तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट जाता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं एनोड से कैथोड, तो हम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is from anode to cathode. So direction of flow of current is from cathode to anode. So direction of flow of current is from cathode to anode, and direction of flow of electron is from anode to cathode. नोट करो। आगे लिखेंगे हम सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, so salt bridge basically लिखो is a glass tube or a polythene tube which is U-shaped, is filled with a paste of any electrolyte, जो कि जनरली होता है हमारे लिए KCl, with agar agar powder and dried. So पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट का बनाना है, अगर अगर पाउडर मिक्स करना है और उसको फिर सुखा देना है हमें। सुखा देने के बाद होता ये है कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। आगे लिखते चलिए, इट विल फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर और porous structure through which ions can move.
सो आयंस जो हैं वो इसमें से मूव कर सकते हैं इस तरीके से, आयंस का फ्लो हो सकता है। तो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहा है ये अगर अगर पाउडर, और उसके अंदर में फिर ये हमारे आयंस जो है वो मूव कर सकते हैं। तो वो दोनों तरफ जा सकते हैं, कैथोड की तरफ और एनोड की तरफ। बस आपको ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा नेगेटिव चार्ज की तरफ और नेगेटिव चार्ज मूव करेगा पॉजिटिव, जहां पे डेवलप हो रहा है वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट, अब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाना चाहिए सॉल्ट ब्रिज में, इसके पीछे भी कहानी है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज एक तरफ डेवलप होता है हमारे सेल में, उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ डेवलप होता है। तो जो आयन है उसका स्पीड, यानी कैटायन का स्पीड और एनायन का स्पीड बराबर होना चाहिए, ताकि उसी स्पीड से मूव करे वो कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन मूव करें कैथोड और एनोड की तरफ। तो सेकेंड पॉइंट यहां पे आता है, इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड, इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड in salt bridge should be such that the speed of cation is equal to speed of its anion. So speed of cation इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन हो जाए अगर, तो ये सबसे आइडियल केस है, ऐसा हो जाना चाहिए। अगर स्पीड सेम है तो हम कहेंगे कि मोबिलिटी भी सेम होगी, मोबिलिटी ऑफ कैटायन इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ एनायन, और वी कैन से दैट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन is equal to the transport number of anion. Third point, if in any compartment there are silver ions, Ag plus ions, or mercurous ion, Hg2 2 plus, और मर्क्यूरिक आयन Hg+2, और थैलियम प्लस थैलियम आयन, then KCl should not be used in salt bridge। क्यों नहीं यूज करना चाहिए? इस वजह से बिकॉज जो भी Ag प्लस आयन है, चाहे वो कैथोड में हो या एनोड में हो, Ag प्लस आयन जो है वो प्रेसिपिटेट बना सकते हैं Cl माइनस के साथ। जो आपका KCl का Cl माइनस है उसके साथ प्रेसिपिटेट बना लिखिए इसके आगे, इन अदरवाइज there will be precipitate of AgCl, और अगर Hg है तो Hg2Cl2 या HgCl2, और थैलियम है तो थैलियम क्लोराइड, ये सब प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अब प्रेसिपिटेट होगा क्या, क्या दिक्कत है? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो दिक्कत ये है कि ये जो है ना, अगर मान लो ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, तो ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ से कनेक्टेड है, तो इसका जो ये पोर्शन है, ये इसका जो माउथ है, यहाँ पे ये पूरा प्रेसिपिटेट जमा हो जाएगा। और जब ये प्रेसिपिटेट यहाँ पे जमा हो जाएगा तो आयंस बाहर नहीं निकल पाएंगे और सॉल्ट ब्रिज का वर्किंग खत्म, क्योंकि आयंस का फ्लो नहीं होगा। तो उस केस में आप क्या करें, इसकी जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लो। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जो प्रेसिपिटेट ना बनाए। तो AgCl, Hg2Cl2, HgCl2, थैलियम क्लोराइड एट द
mouth of salt bridge and salt bridge will stop working. अच्छा, तो उस केस में क्या यूज करना है भाई, देख लो। तो जनरली नाइट्रेट के सॉल्ट यूज करते हैं इन दिस केस, या इन दिस केस KNO3 एक बहुत कॉमन यूज किया जाता है उस केस में। सबसे अच्छा तो KCl था, लेकिन अगर सॉल्ट ब्रिज पे प्रेसिपिटेट जमा हो सकता है तो उस केस में KNO3 यूज करो, या फिर NH4NO3 यूज कर लेते हैं हम, आर जनरली यूज। तो आइडियल केस नहीं, अब K+ का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, लेकिन NO3- आयन बड़ा है तो उसका स्पीड थोड़ा कम होगा। तो वो हमारा जो पहला क्राइटेरिया था, स्पीड ऑफ कैटायन, स्पीड ऑफ एनायन, वो यहाँ पे बहुत अच्छे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बट क्या करें, तो कुछ ना कुछ यूज करना था, इसलिए ये ले लिया। लिख लो यहाँ, स्पीड आर डिफरेंट बट वी हैव टू यूज बिकॉज no other option. Fourth point, salt bridge completes the internal circuit of the cell as well as maintain electrical neutrality. ओके, इंटरनल सर्किट का तो पॉइंट समझ में आ गया हमें। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, बिकॉज कैटायनिक कंपार्टमेंट में एनायन प्रोवाइड कर रहा है, एनायनिक कंपार्टमेंट में कैटायन प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों तरफ वो न्यूट्रल कर दे रहा है, चार्ज वाइज न्यूट्रल कर देगा। यहाँ पे एक पॉइंट और है सॉल्ट ब्रिज के लिए, लिख लीजिएगा। Salt bridge also minimizes liquid-liquid junction potential. Salt bridge also minimizes liquid-liquid junction potential. अब ये liquid-liquid junction potential का मतलब क्या है, ये जरा बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने सेल बनाया और दोनों कंपार्टमेंट्स को आपने अगल बगल रख दिया, तो अब यहां पे होगा ये कि एक पे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और दूसरे वाले पे इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। मान लीजिए ये था मेरे पास जिंक का और ये था कॉपर। तो अब इस केस में हुआ क्या कि जिंक वाला जो था, जिंक सल्फेट कंपार्टमेंट, वो पे उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये दो लिक्विड्स में एक तो चार्ज डेवलप हो गया जो कि चाहिए नहीं था, अननेसेसरी, ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये इंटरनल जो हमारा ईएमएफ था उसको रिड्यूस कर देगा एक तरीके से। दिस इज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अपोजिट चार्जेस जो डेवलप हो रहे हैं वो एक ईएमएफ डेवलप करेंगे, और वो ईएमएफ का जो ईएमएफ जो डेवलप होगा उसका जो जैसे मान लो आपका ये एक आपका सेल है, बड़ा वाला सेल, अब उसके अंदर में ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल उसके अपोजिट लग गया जो आपका बड़ा वाला सेल है। तो ओवरऑल ईएमएफ को रिड्यूस करने का काम कर रहा है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इससे बचने के लिए इन दोनों को दूर कर देते हैं और उसको फिर सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज जिंक सल्फेट एंड दिस इज कॉपर सल्फेट।
लिख लीजिएगा, whenever two liquids of cathodic and anodic compartments are brought in contact, there will be generation of electrical double layer, due to which a potential difference is generated called liquid-liquid junction potential, which opposes the EMF of the cell or potential difference ऑफ सेल। जो मैंने अभी बताया सारा चीज वही वर्ड्स में लिखा दिया मैंने। ओके, इस ये जो डबल लेयर बन रहा है ना पॉजिटिव और नेगेटिव का, इसे आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर अपोजिट डायरेक्शन में है, जो ओवरऑल ईएमएफ आपका सेल का था, तो ईएमएफ को एक तरीके से कर देगा ये कम। तो इससे बचने के लिए हम लोग दोनों लिक्विड्स को दूर रखते हैं, तो वो भी एक एडवांटेज है सॉल्ट ब्रिज यूज करने का। ओके, हो गया ये। बोलो, लिख लिया कि नहीं? ओके, इसके आगे लिखिए IUPAC notation for representation of electrochemical cell। IUPAC नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो नोटेशन जो है वो ऐसा है कि आपको पहले लिखना है एनोड, और फिर आप ये डबल लाइन खींच के बताएंगे कैथोड। ये जो आप डबल लाइन खींचे हैं, ये आप इसलिए खींचे हैं क्योंकि ये बता रहा है आपका सॉल्ट ब्रिज को। अब एनोड में दो चीजें थी, याद कीजिए, कंपार्टमेंट में दो चीजें थी। एक था आपका इलेक्ट्रोड
और एक था आपका सॉल्यूशन। तो अब आप किसको रिप्रेजेंट करोगे कहाँ पे? तो रूल ये है कि जो मेटल है ना वो हमेशा एंड्स पे होगा, या तो इस एंड पे होगा या तो इस एंड पे होगा, वो बीच में कभी नहीं होगा। क्लियर? एंड पे होगा। तो आपके पास दो चीजें थी, यहाँ था जिंक और मान लीजिए यहाँ था ZnSO4। तो जिंक और जिंक सल्फेट दोनों एनोड में आएंगे बिकॉज ये एनोडिक कंपार्टमेंट है। तो अब एनोडिक कंपार्टमेंट में मैंने बताया कि मेटल हमेशा एंड पे होगा, ये हो गया मेटल। फिर आपको एक स्लैश लगाना है और फिर आप बताएंगे यहाँ पे जिंक +2 आयन। ये क्यों लगाया आपने? बताने के लिए कि जिंक +2 एक्वस था और जिंक सॉलिड था। जिंक +2 एक्वस था, जिंक सॉलिड था, यानी कि यहाँ पे एक फेज डिफरेंस होगा। तो जब भी फेज डिफरेंस होगा तो आप एक सिंगल स्लैश लगाएंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे आप और फिर डबल स्लैश लगाएंगे बताने के लिए कि सॉल्ट ब्रिज है। और सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या था, मान लीजिए हम कॉपर वाला केस ले रहे हैं, तो कॉपर था और सॉल्यूशन में कॉपर +2 था, कॉपर +2 और कॉपर। तो अब फिर से वही बात, दो चीजें थी कॉपर और कॉपर +2। तो होगा क्या, पहले लिखेंगे आप कॉपर +2 जो कि एक्वस था, स्लैश लगा के कॉपर जो कि सॉलिड था। अब इसको पढ़ना कैसे है, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये IUPAC नोटेशन, ये भी फेज डिफरेंस के लिए। एंड दिस वन इज फॉर सॉल्ट ब्रिज। नाउ देखो, इधर से पढ़ना शुरू करना है, किधर से? एनोड की साइड से। जिंक से कन्वर्ट हुआ जिंक +2 में, फिर से समझो, जिंक से कन्वर्ट होता है जिंक +2 में, ऑक्सीडेशन। जिंक से कन्वर्ट हुआ जिंक +2 में, ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ? एनोड पे। फिर आता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या होता है, कॉपर +2 कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, दैट मींस दिस इज अ रिडक्शन। तो ये इस तरीके से पढ़ना है कि जिंक से जिंक +2 बन रहा है, कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है। अगर आपको ऐसा दिख गया कि अच्छा कैथोडिक कंपार्टमेंट में उल्टा दे दिया है, इसका मतलब गलत है। हमेशा आपको लेफ्ट से राइट पढ़ना है इसे, और रिप्रेजेंटेशन भी उसी तरीके से होना चाहिए कि वो एक्चुअल रिएक्शन को बता सके। अब अगर ये दे दिया मैंने आपको IUPAC नोटेशन, तो इससे आप सेल रिएक्शन भी बना सकते हैं। सेल रिएक्शन कैसे बनाए, अभी वैसे पढ़ना समझ में आ गया, तो सेल रिएक्शन भी आपको समझ में आ ही चुका है, फिर भी मैं बता देता हूं। एनोड में हो ये रहा है कि जिंक से कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड के अंदर में कन्वर्ट हो रहा है कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। देखिए क्या, ये ओवरऑल रिएक्शन लिख दो जल्दी से, जिंक प्लस कॉपर +2 गिविंग जिंक +2 प्लस कॉपर। अब मैं आपको ये फाइनल रिएक्शन में दे दूं और मैं आपसे पूछ लूंगा कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व थे, तो आप बोलना मत यहाँ की यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। हमेशा कैथोड और एनोड वाली रिएक्शन देखो, तो कैथोड में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो एक जगह 2 एक जगह 1 दिख रहा होता, तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल करना है, तो जहां 1 दिख रहा होता उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाना चाहिए था। दैट मीन्स एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन को देखो, वहां जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, ये समझ में आ रहा है? हाँ, ऑब्वियसली एक एक मॉलिक्यूल के लिए या पर मोल आप देख रहे हैं। नोट कीजिए। अब देखो, मैं जिंक की जगह कभी सिल्वर ले लूंगा, कॉपर की जगह कभी आयरन ले लूंगा, बट रिप्रेजेंटेशन में आपको बस ये डिसाइड करना होगा एनोड कौन है और कैथोड कौन है। एनोड और कैथोड मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिसाइड होता है, आगे पढ़ेंगे उसे हम। एनोड और कैथोड डिसाइड कर लिया तो बस आपको इतना करना है, एनोड में ऑक्सीडेशन कराना होगा, कैथोड में रिडक्शन कराना होगा। ओके, नोट कीजिए यहां तक। लिखें इसके आगे, हो गया यहां तक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में थोड़ा सा लिखना था हमें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी किसी एक इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल है। सो
ई लिखा, ऐसे लिखते हैं इसको, लिखने का तरीका होता है इसका ई जिंक स्लैश जिंक प्लस टू। इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक से जिंक प्लस टू का कन्वर्जन। और क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको लिखूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। एंड अगर इसको मैं इस तरीके से लिख दूं ई जेड एन प्लस टू टू जेड एन, यानी कि मैं प्लस टू से जीरो पे ले जा रहा हूं, तो इसको मैं कहूंगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर एनी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल is equal to minus of reduction potential। OP is equal to minus of RP। oxidation potential is equal to minus of reduction potential। एक और चीज, अगर आप EMF ऑफ सेल निकालना चाहते हैं, सेल का EMF निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए करेंगे आप ये कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब मैंने अभी बताया रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसे क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या दोनों को ही, इसको भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिख लो तो ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। जो काम की बात है वो ये है कि अगर आपको सेल वर्किंग कंडीशन में चाहिए, सेल आपका काम करता है, तो ई सेल हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर सेल वर्किंग है तो ई सेल पॉजिटिव होगा, और अगर ई सेल पॉजिटिव चाहिए तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड शुड बी ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। समझ में आता है ये हम लोग को, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है अपने को। तो हम लिख रहे थे ई सेल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड एनोड विल बी इलेक्ट्रोड ऑफ लो रिडक्शन पोटेंशियल या लोअर रिडक्शन पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। सो लेट से आपको एक मैंने सेल की रिएक्शन, सेल का मैंने रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि जिंक सॉलिड बनता है जिंक प्लस टू एक्वस गिविंग कॉपर प्लस टू एक्वस गिविंग कॉपर सॉलिड। अब इसके लिए अगर मुझे ये जिंक प्लस टू यहाँ कंसंट्रेशन दे रखा हो, मान लीजिए 0.1 मोलर, और यहाँ कॉपर प्लस टू का 1 मोलर है, तो यहाँ पे जो ई सेल लिखेंगे आप, वो क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ई सेल। तो कैथोड कौन है, देखो कॉपर प्लस टू से कॉपर जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो ई रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब कॉपर प्लस टू से कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्या है एनोड, ई जिंक प्लस टू टू जिंक हो जाएगा। दिस विल बी द ई सेल फॉर द रिएक्शन। अब ECU प्लस टू CU एंड EZN प्लस टू ZN दिया हुआ क्वेश्चन में पुट करना है, आपको सॉल्व करना है। बस आपको पता होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल दोनों जगह पे लिखना है, कैथोड माइनस एनोड। नाउ अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर पे हो और टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगा दें, तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हो जाते हैं और उनको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कुल मिला के आप तो इतना समझे, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर है तो उस केस में उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। सो लिख रहे थे हम, यहां तक नोट करिए पहले।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि अगर हम लिख दें ई नॉट जिंक प्लस 2 टू जिंक, तो इसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और इसकी जगह अगर इस तरीके से लिख दें ई नॉट जेड एन प्लस 2, दैट इज स्टैंडर्ड, नहीं प्लस 2 से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक से जिंक प्लस 2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। कब होगा ये? जब हमारे पास मेटल का रॉड जैसे जिंक है और सॉल्यूशन हो जाए ZnSO4 कंसंट्रेशन 1 मोलर। नोट कीजिए। तो एक एग्जांपल देख लीजिए। कॉपर सॉलिड, कॉपर प्लस 2 एक्वस, Ag प्लस एक्वस गिविंग Ag सॉलिड। सो मैं चाहता हूं इसके लिए आप एनोड की रिएक्शन लिखें, कैथोड की रिएक्शन लिखें और ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखें, और ई नॉट सेल कितना आएगा इसका वो लिखेंगे। तो आपको यहां समझना होगा कि इधर लिखा हुआ है ये, इसका मतलब ये एनोड होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है उसको आप कैथोड होना पड़ेगा। तो कैथोड में ऑक्सीडेशन होना है, बताया था मैंने, कैथोड में उल्टा बोल दिया, सॉरी, एनोड में ऑक्सीडेशन होना है, कैथोड में रिडक्शन होना है। तो कॉपर से बनेगा कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा, और कैथोड के अंदर में Ag प्लस से Ag बनने वाला है, तो Ag प्लस प्लस E माइनस गिविंग Ag। देखिए अब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो सेकेंड वाली रिएक्शन को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे दोनों को ऐड, तो कॉपर प्लस 2 Ag प्लस गिविंग Cu प्लस 2 Ag। and E naught cell is how much? E naught of reduction potential of cathode, कैसे लिखेंगे आप इसे? Ag प्लस से Ag, रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E naught रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी कि कॉपर प्लस 2 से कॉपर। अब वैल्यूज दी हुई होंगी क्वेश्चन में, आप ध्यान देखना, वहां रिडक्शन पोटेंशियल ही चुन के रखना है आपको। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल में करना होगा उसे कन्वर्ट, और फिर आप चेंज करें। क्या यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जी नहीं।